6 सितंबर की रात को दुश्मन पर होने वाले पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के ताबड़तोड़ हमलों ने इसका मोराल बुरी तरह तबाह कर दिया था। भारतीय फ़ौज गो के अंदाजे से अंधाधुंध गोलाबारी कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने रोशनी राउंड फायर करने का खतरा मोल नहीं लिया था। शायद इनके लाशऊर में कहीं ये खौफ अभी तक महफूज था कि रोशनी फैलने से पाकिस्तान एयरफोर्स को भी शानदार टारगेट मुयस्सर आ जाता। हम लोग जंगली घास और पहाड़ी नदी नालों के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए चले जा रहे थे। अभी तक फायरिंग हमारे पीछे हो रही थी। दुश्मन को इस बात का भी बहरहाल एहसास था कि इसके अपने फौजी दस्ते भी इस इलाके में फैले हुए हैं, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग तो ज़रूर कर रहा था, लेकिन हसास इलाके से परे परे। इस इलाके की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि हमें जगह जगह रुक कर नक्शे की मदद लेना पड़ती। हमने सरहद सिर्फ अपने पास मौजूद नक्शे की मदद से अबूर करनी थी। हम में से कोई भी इत्तफाक से इस इलाके से वाकिफ़ नहीं था। हमारी वाकफियत इस इलाके से सिर्फ नक्शे की हद तक थी। हम लोग जिस इलाके में सफ़र कर रहे थे, गो कि यह हमारे सफ़र करने के लिए कदरे महफूज था, लेकिन ये बात मेरे जहन में थी कि ये इस महाज का हसास तरीन एरिया है। पंजाब और कश्मीर का संगम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दुश्मन इस रास्ते से दाखिल हुआ था और वहाँ मौजूद भारत की फ़ौज ज़फ़र मौज के लिए सप्लाई भी इस रास्ते से जाती थी। भारतीय हाई कमान को इस बात का भी शिद्दत से एहसास था कि पाकिस्तानी हमला इस सीमत से आएगा। इन हालात में यहाँ चप्पे चप्पे पर भारतीय फ़ौज ने मोर्चा बंदियाँ कर रखी थी। हम कितनी मोहतात क्यों न हो जाते, इन महफूज बंकरों में मौजूद भारतीय फ़ौज से टकराए बगैर आगे निकल जाने के मौके हमें मुयस्सर नहीं थे। मेरे खदशात के ऐन मुताबिक अभी हमने बमुश्किल 1.5-2 फरलांग का फासला ही तय किया था कि अचानक हमारे सामने वाली सीमत से फायरिंग शुरू हो गई। मेरे कदम इसी जगह जम गए। हम पर दो अतराफ से फायरिंग होने लगी थी। ताज़ा फायरिंग इस बात की निशानदही कर रही थी कि तुलुए सहर तक दुश्मन हमें बहर सूरत उलझाए रखना चाहता था। शायद भारतीय जवान रात के अंधेरे में अपने मोर्चों से बाहर निकलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे और इनके अफसरान के जहनों में सौदा समाया था कि वो लोग हमें दिन के उजाले में चुन चुन कर शिकार कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ दुश्मन का तल निवाला बनने नहीं आए थे। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे साथी कमांडोज इस वक्त जहनी करब के किस आलम से गुजर रहे हैं। वो लोग दिलों में जाने कितने अरमान लेकर आए थे, लेकिन हाई कमान की गलत प्लानिंग और बरवकत असबाब मुयस्सर न होने की वजह से इनके अरमान दिल ही में रह गए थे। किसी भी सिपाही की ज़िंदगी का अज़ियतनाक तरीन लम्हा वो होता है जब वो अपने दिल में कुछ करने की हसरत ही लेकर मर जाए। मैंने इस बात का मुसम्मम इरादा कर रखा था कि अगर दुश्मन ने हमारे बाजू आजमाने की कसम ही खा ली है तो हम लोग भी अपने अरमान ज़रूर निकालेंगे और दुश्मन के लिए तल निवाला बनने की बजाय ऐसी हड्डी बनेंगे जो इसके हलक में एक मरतबा अटके तो इसे निगलने की नौबत ही ना आ सके। मेरे तमाम जवान मेरे गिर्द गिर्द पोजीशन लिए मेरे इशारे के मुंतज़िर थे। सामने से होने वाली ताज़ा फायरिंग ने हमें एहसास दिला दिया था कि दुश्मन हमारे बिल्कुल करीब ही कहीं मोर्चाबंद है। मेरी नज़रें बड़ी बेताबी से सामने की सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। हम लोग एक बरसाती नाले में छुपे हुए थे। यहाँ शायद शदीद बारिशों के दिनों में पानी आता था। फिलवक़्त तो नाला बिल्कुल खुश्क और जंगली घास से अटा हुआ था। मेरे जवान जंगी फॉर्मेशन के मुताबिक नाले के बाहरी किनारे तक इस तरतीब से फैले हुए थे कि चंद सेकंड ही में मेरा कोई भी हुक्म इन तक बआसानी पहुँच जाता। मेरे नज़दीक मेरा सेकंड इन कमांड नायब सूबेदार बख्त खान बैठा था। जब अचानक ही मैंने अपने शाने पर इसके हाथ का दबाव महसूस किया। मैंने गर्दन घुमाई तो बख्त खान की उंगली दाएं तरफ उठी हुई थी। अंधेरे की चादर अब आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी थी। मैंने बख्त खान की उंगली के ताक़ुब में नज़रें गाड़ी तो बमुश्किल 100-150 गज़ के फासले पर नकलो हमल का एहसास हुआ। जो लोग फ़ौज की तरबियत और रसूलों से आगाही रखते हैं, इन्हें इल्म होगा कि कमांडो को पकड़ने या इन पर काबू पाने के लिए भी दुश्मन अपने कमांडोज ही से काम लेता है। इस नकलो हरकत में जो तरबियत और खामोशी पाई जाती है, इससे मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि ये दुश्मन की किसी कमांडो बटालियन के जवान हैं जो बड़ी खामोशी से हमारे गिर्द घेरा डाल रहे थे। इन लोगों का ख्याल ये था कि वो इस तरह सुबह होने तक हमें उलझाए रखेंगे। इन भारतीय कमांडोज को शायद इसी नाले पर शक गुजरा था जिसमें हम छुपे हुए थे, क्योंकि इनके कमांडर बाकी भारतीय टिड्डी दिल से मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे थे। मुझे अंदाज़ा न हो सका कि इन लोगों ने हमारी वहाँ मौजूदगी का हमारी नकलो हरकत की वजह से एहसास किया था या फिर ये इनका अंदाज़ा था। कुछ भी हो, मुझे अपने जवानों को इस जाल से निकालना था। रात आहिस्ता आहिस्ता वक्त की गर्द में खो रही थी और उजाले की आमद के साथ साथ खतरात का एहसास भी
बढ़ता चला जा रहा था। एक बात तो साफ जाहिर थी कि जिस इलाके में हम फंसे हुए थे वहाँ कदम कदम पर दुश्मन की मोर्चाबंदियों का जाल फैला हुआ था और आज सुबह तक इस जाल को तोड़कर निकलना मुमकिन नहीं था। हमें अगला तमाम दिन भी यहीं गुजारना था और अगली रात को सरहद अबूर करना थी। लेकिन यह दिन गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना खोजना ज़रूरी था। यहाँ हम बिल्कुल गैर महफूज थे, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। मैंने अपने नायब सूबेदार बख्त खान को हिदायत की कि जवानों को 2 ग्रुपों में बांट कर यहाँ से निकलो। पहले ग्रुप की क़यादत वो खुद करेगा और दूसरे की मैं। दूसरे ग्रुप ने असल में पहले ग्रुप पर मुमकिना हमले की सूरत में पहले ग्रुप को कवर देना था और दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करनी थी ताकि वो लोग आसानी से निकल जाएं। चूँकि अहम जिम्मेदारी दूसरे ग्रुप की थी, इसलिए इसकी क़यादत मैंने खुद संभाली थी। हमारी ये रिवायत है कि सबसे पहले पाक फ़ौज का अफसर मौत की आंखों में आंखें डालता है, इसके बाद इसके जवानों की बारी आती है। नक्शे की मदद से हमने यहाँ करीब एक कदरे महफूज ठिकाना ढूंढ लिया जहाँ हमें उम्मीद थी कि कम से कम अगला दिन गुजार सकते हैं। कंपास से अपनी सिमत का तयन करने के बाद हमने अंदाजे से इस महफूज ठिकाने की तरफ रवानगी इख्तियार की थी। जवान फ़ौरन फॉर्मेशन में आ गए। सांप की तरह रेंगते हुए वो बारी बारी नाले के किनारे लगी घास में गायब हो रहे थे। अभी बमुश्किल पहले जवान ने घास से सर निकाला ही था कि अचानक फिजा ठाएं ठाएं की आवाज़ों से दहलने लगी। सामने मौजूद भारतीय कमांडोज ने अपने तजुर्बे और तरबियत की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगा लिया था कि हम लोग यहाँ से निकलने की फ़िक्र में हैं। जंगी असूलों के मुताबिक दूसरे ही लम्हे मेरे जवान ज़मीन से चिपक गए। फिर इसी अंदाज से उन्होंने वापस रेंगना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो लोग 2 टुकड़ियों में बंटकर आपस में फासला बढ़ाने लगे। मैंने 2 जवानों को नाले के किनारे पर कदरे आगे रवाना कर दिया। इस तरह 2 और जवानों को मुखालिफ सिमत में भेज दिया। चारों ने मेरा इशारा मौसूल करते ही फायरिंग शुरू कर दी। हमने धोखे की चाल चली थी और दुश्मन इसका शिकार हो गया। इसकी तवज्जो हमारे इन दोनों मोर्चों की तरफ बढ़ गई और मेरे सामने का मैदान इसके शर से महफूज हो गया। मैंने नायब सूबेदार बख्त खान की क़यादत में जवानों को इस सिमत से आगे बढ़ाया। एक एक करके जवान मेरे करीब से गुजरते, मैं इनके कंधे पर ज़ोरदार थपकी देकर इन्हें आगे बढ़ा देता। एक एक करके मेरे जवान अंधेरे की चादर में गायब होने लगे। अब वहाँ हम 5 कमांडोज रह गए थे। 2-2 की टोलियों में फायरिंग करते मेरे जवान और मैं। अपनी फ़ौज की ताबिंदा रिवायात के मुताबिक मुझे आखिरी जवान को यहाँ से निकालने के बाद खुद निकलना था। इशारे पर अब दोनों में से एक एक जवान अपने मोर्चे से हट गया। मैंने इन्हें भी पीठ पर थपकी देकर आगे बढ़ा दिया। दुश्मन की गोलियां हमारे इर्द गिर्द महज चंद फीट और कभी कभी चंद इंच के फासले पर अंगारों की तरह तड़प रही थी। लेकिन यहाँ चूँकि हम खासे नीचे थे और यूं भी इस खुश्क नाले ने फिलवकत बंकर की हैसियत इख्तियार कर रखी थी। अभी इन दोनों जवानों को निकले बमुश्किल 1-1.5 मिनट ही गुजरा था जब मुझे अपने दाएं सिमत एक हल्की सी कराश सुनाई दी। यूं लगा जैसे किसी ने ज़बरदस्त चीख का गला घोंट दिया हो। मैं बिजली की सी फुर्ती से अपने इस जवान तक पहुंचा जिसकी पोजीशन दाएं किनारे पर थी। इसकी गन खामोश थी और वो खुद इस पर ढेर हुआ पड़ा था। मैंने इसे किनारे से नीचे घसीट कर सीधा किया। इसके सीने से खून के फुआरे उबल रहे थे, लेकिन गन पर इसकी गिरफ्त अभी तक नहीं टूटी थी। मैंने इसके कमीज़ फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसका बायां हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा। शायद वो मुझे मना कर रहा था। नो सर, देर हो गई। इसने मुस्कुराते हुए इस तरह सरगोशी की जैसे खेल के मैदान में गिर पड़ा हो। माफ़ कर देना सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी न कर सका। वो आहिस्ता से बिड़बिड़ाया। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने बड़े ज़ोर से मेरा दिल मुट्ठी में भींच लिया हो, जैसे मेरे खून का खमीर बदलने लगा हो। मेरा हलक न जाने क्यों खुश्क होने लगा था। जवान, मेरे मुंह से बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा हो सका। मेरी जज्बाती हालत गैर हो रही थी और मेरा जाला कमांडो मौत की आंखों में आंखें डाले मुस्कुराता हुआ ज़िंदगी का सफ़र तमाम कर रहा था। मैं इसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक ही एक फांसी मेरे गले में अटक गई। मुझे चंद लफ्ज़ अदा करने के लिए भी बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। जवान, तुम हमारे साथ जाओगे। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। हम फिर आएंगे। इसने मेरी बात के जवाब में अपने होंठ इतने ज़ोर से काटे कि इन पर खून की तह जमने लगी। शायद अपने अंदर उठने वाली टेसों को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो आखिर कमांडो था और जानता था कि इसे ऊंची आवाज़ नहीं निकालनी, मबादा दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। सर, इसे बोलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। मेरा एक ही बेटा है सर। इसे ये ज़रूर कहना सर कि वो अपने बाप का अधूरा मिशन पूरा करे। कमांडो बनकर और मेरी गन दुश्मन के हाथ न लगे। अल्लाह, पाकिस्तान,
होंकों की तरह मैं इसका मुंह देखता रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुरानी आयात का विर्द कर रहा था। फिर अचानक इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। हसन दीन, हसन दीन। मैं इसके मुर्दा जिस्म को पागलों की तरह झंझोड़ने लगा, लेकिन वहाँ तो एक अब्दी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। मैंने एक लम्हे के लिए इसकी शक्ल से आंखें हटा ली, दूसरे ही लम्हे हकाइक की दुनिया में लौट आया। दोबारा इस पर नजरें गाड़ी। एक मलकूती हुस्न ने इसके चेहरे का अहाता कर रखा था। फिर फुर्ती से मैंने इसके बाजू से बंधा वो तावीज़ अलग करके जेब में डाला जो इसकी वाहिद शनाख्त थी। इसके बाजू से लगी नायक की पट्टी उखाड़ी, इसकी गन को पुश्ते से बांधा, इसे बड़े एहतराम से सीधा करके लिटा दिया। दूसरा जवान अपने काम में जुटा था। मैंने खड़े होकर इस तरफ का जायजा लिया। इस किनारे से जहां वो मोर्चे बांधे फायरिंग कर रहा था, 15-20 गज दूर मुझे 5 भारतीय सिपाहियों की लाशें बखूबी दिखाई दे रही थी। शायद ये लोग अचानक इसके सर पर पहुंचकर इसे काबू करना चाहते थे, लेकिन इसकी नज़र में आ गए। शहीद मरते मरते अपनी ड्यूटी पूरी कर गया था। इसकी अदायगी फ़र्ज़ के इस शानदार एहसास पर फरिश्तों ने भी आसमान से इस पर मरहबा कहा होगा। मेरी गिरफ्त अपनी गन पर बड़ी मजबूत थी और अभी तक मैं सूरत हाल का जायजा ले रहा था जब इन लाशों के अकब में मुझे कुछ साए रेंगते दिखाई दिए। मैंने गन को फौरन सीधा किया, लेकिन फिर मेरा गन वाला हाथ झुक गया। मेरी गन दूसरे ही लम्हे बाएं हाथ में मुंतकिल हो चुकी थी और दायां हाथ अपने पोर्च में रेंग रहा था। चंद सेकंड्स बाद मैं हैंड ग्रेनेड हाथ में थामे सायों की नकलो हरकत पर नजरें जमाए खड़ा था। ग्रेनेड की पिन निकल चुकी थी और मेरा सारा कहर मेरे दाएं बाजू में मुंतकिल होने लगा था। साथी की शहादत ने मेरे खून में अंगारे दौड़ा दिए थे। जैसे ही वो लोग मेरी रेंज में आए, मेरा ग्रेनेड वाला हाथ पीछे की सीमत सीधा हुआ और फिर सर के ऊपर से हाथ गुजारते हुए मैंने ग्रेनेड इन पर उछाल दिया। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। मेरी ख्वाहिश थी कि अपने एक साथी की शहादत के बदले दुश्मन की कम से कम एक ब्रिगेड का सफाया कर डालूं। इसके साथ ही मैं वापस पलटा और दूसरे कमांडो को मखसूस इशारे से वापसी का इशारा किया। दूसरा जवान मेरे पास पहुंचा तो एक सानी के लिए अपने शहीद साथी की लाश देखकर ठठक गया था। फिर किसी मैकेनिकी अमल के तहत इसके घुटने झुकते चले गए। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर इसने अपने शहीद कमांडो की पेशानी पर बोसा दिया और उठ खड़ा हुआ। मुझ में तो सच्ची बात है इस वक्त अपने जवान से आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं रही थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि शहीद के जस्ते खाकी को यहाँ से ले जाना मुमकिन है या नहीं। हम कम से कम यहाँ इसकी लाश छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं अपने कमांडो की तरफ पलटा तो वो भी किसी हुक्म पर अमल करने का मुंतज़िर था। मैंने अपनी गन इसे थमाई और झुककर शहीद के जस्ते खाकी को अपनी पीठ पर लाद लिया। मेरा जवान भौंच कर रह गया। इसे ये उम्मीद थी कि मैं इसे लाश उठाने का हुक्म दूंगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं इस आदत से कभी महरूम रहना पसंद नहीं करता। शहीद का जस्ते खाकी अपने कांधों पर उठाए मैंने नाला उबूर किया, फिर ज़मीन से चिपक गया। हमारे चारों तरफ गोलियों का मींह बरस रहा था, लेकिन अपने चंद साथियों की बलि देने के बाद दुश्मन अब उजाला फैलने से पहले हमारे नज़दीक आने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसे इस बात का एहसास हो चुका था कि हम जीते जी इनके काबू में आने वाले नहीं हैं। मेरा जवान मेरे साथ लगा हुआ रेंग रहा था। वो कभी मेरे दाएं पहलू पर आ जाता और कभी बाएं पहलू पर। शायद इसकी अब भी शिद्दत से यह ख्वाहिश थी कि मैं अपना बोझ इसे मुंतकिल करूं। यूं भी जंगी असूलों के मुताबिक हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मैं चाहता था इस सादत में कम से कम मेरा हिस्सादार कोई और न बने। हमारे साथी एक मखसूस फासले पर पोजीशने लिए हमारे मुंतज़िर थे। करीबन 1.5-2 फरलांग का फासला तय करने के बाद जब हम उठ खड़े हुए थे, अचानक एक राइफल की ठंडी नाली मेरी कनपटी से आ लगी। मेरे मुंह से एक मखसूस कोड निकलने पर नाल अलग हो गई और किसी के एड़ियाँ बजाने की हल्की सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मेरे जवान एक महफूज कुंज में बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। शहीद के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैंने इनकी आंखों में कहर फूटते देख लिया था। मैंने वहीं बैठकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। बिलाखिर बादल नखास्ता शहीद को यहीं दफन करने का प्रोग्राम बना। मेरे जवानों ने अपने जाले साथी के लिए कब्र खोदी। बारी बारी इसकी पेशानी पर बोसा देकर हमने इसके जस्दे खाकी को कब्र में उतार कर इस पर मिट्टी डाल दी। तारीख ने आज 18 साल बाद फिर खुद को दोहराया। 18 साल पहले 1947 में इसी रास्ते को अपने खून से सैराब करते महाजरीन के काफ़िले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। आज 18 साल बाद 1965 में हमारे जाले शहीद ने दोबारा इसी राह गुज़र पर अपना खून बिखेर कर तारीख को इस बात का सबूत फराहम कर दिया था कि हम अपनी आज़ादी के लिए मरने की रस्म अदा करने का तरीका भी भूले नहीं हैं।
साथी की शहादत ने मेरे जवानों के मोराल पर असरअंदाज होने के बजाय इनके गैज़ो गज़ब में इजाफा कर दिया था। मैं महसूस कर सकता था कि इनकी हालत अब ऐसे चीते की सी हो रही है जिसे हांका करने वाले घेर रहे हों और जो खुद ताक लगाकर इनमें से किसी एक का खून पीने के लिए बेकरार हो। फायरिंग में अब खासी कमी आ चुकी थी, लेकिन दुश्मन के पास हमारी इस इलाके में मौजूदगी का सबूत मौजूद था और अब वो किसी कीमत पर हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने कम से कम इसके 15-20 सिपाही मौत के घाट उतार दिए थे, जो इसकी आतिशे इंतकाम को मजीद बढ़ा रहे थे। जितनी शिद्दत से दुश्मन सुबह का उजाला फैलने का मुंतज़िर था, इससे ज़्यादा शिद्दत से हम अपने महफूज ठिकाने की तरफ पहुँचने के लिए बेचैन थे। हम लोग जिस इलाके में सफ़र कर रहे थे, यहाँ से मकबूजा जम्मू का इलाका शुरू हो जाता था। हम अभी तक पठानकोट के सरहदी देहातों में कहीं मौजूद थे। उम्मीद की वाहिद किरण यहाँ के सरहदी देहातों में बसने वाले वो गोजर थे जो नाम के ही सही लेकिन मुसलमान थे। मौजूदा हालात में गो के इनकी तरफ से किसी मदद की तवक्का रखना दीवाने के ख्वाब वाली बात थी, लेकिन उम्मीद की वो नन्ही सी किरण जो हमेशा इंसानी लाशऊर के घोर अंधेरों में भी रोशन रहती है, मुझे उम्मीद दिला रही थी कि यहाँ मुमकिन है हमें दिन बसर करने का मौका मिल जाए। उम्मीद व वयास की इन्हीं मिली जुली कैफियत के तहत हम लोग घनी और ऊंची नीची घास के बीचों बीच चल रहे थे। दूर पाकिस्तानी सरहद की सीमत से धमाकों की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी। शायद भारत का हैवी तोपखाना सरगर्मी अमल था और पाकिस्तान की तरफ से भी इसे मुंह तोड़ जवाब मिल रहा था। अब हम जिस इलाके में सफ़र कर रहे थे, इसे किसी हद तक मैदानी इलाका ज़रूर कहा जा सकता था। कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीलों के बीच जहाँ मैदान मुयसर आया, मुख्तलिफ फसलें काश्त की हुई नज़र आ रही थी। दौरान जंग में दुश्मन अमूमन ऐसी फसलों के बीचों बीच या कुछ हटकर बारूदी सुरंगें बिछा दिया करता है। इस खदशे के पेश नज़र मैंने अपने जवानों को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो रात की तारीकी में ऐसे किसी भी काश्त शुदा खिता ज़मीन के नज़दीक न भटकें। रात का आखिरी पहर बीत रहा था और हम अभी तक महफूज ठिकाने के लिए टामक टोइयाँ मारते फिर रहे थे। हमारे चारों तरफ फायरिंग कभी हल्की और कभी तेज़ हो जाती। ये इलाका जहाँ से हम अब गुजर रहे थे पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था और यहाँ छुपने के लिए भी कोई ख़ास आड़ मुयसर नहीं थी। मैं सबसे आगे आगे चल रहा था और बाकी जवान जंगी तरतीब के मुताबिक बिखर कर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैदानी इलाके का आगाज़ होते ही हम पहले से ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। इससे पहले हम जंगली घास में गो के खड़े होकर चलते आए थे, लेकिन अब कदरे झुक कर ये इलाका उबूर कर रहे थे। अभी बमुश्किल 50-60 कदम ही चले होंगे कि फ़िज़ा अचानक हॉल्ट की आवाज़ों से गूंजने लगी। दुश्मन इतना भी बेखबर नहीं था। इसे तवक्का थी कि हम इस इलाके से ज़रूर गुजरेंगे। फिर थोड़ी देर पहले होने वाले मार्के से इसने हमारी पसपाई की सिम्मत का अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। दुश्मन ने मुमकिन है अपनी दानिश में बड़ी हैरान कुन कार्रवाई की हो और अपनी जगह इसका ये अंदाज़ा भी ठीक था कि यह अचानक सरप्राइज़ हमें बौखला कर रख देगा और हम बेबस चूहों की तरह दुश्मन के फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इसके ये सब अंदाज़े अपनी जगह बजा से ही, लेकिन तब तक इसे एहसास नहीं था कि इसका मुकाबला किसी आम मुल्क की फ़ौज या अपने जैसे किसी फ़ौज से नहीं। आम मुल्क के फ़ौजी अफसरान ऐसे ख़तरनाक मंसूबों के मुतल्लिक सोचना भी गुनाह समझते हैं जिस पर हमने अमल कर दिखाया था। वहाँ हर शख्स ज़िंदगी की जंग लड़ता है, लेकिन यहाँ हम मौत का सफ़र तय करने आए थे। अगर ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश किसी के दिल में थी तो अपने शहीद कमांडो साथी की शहादत के बाद वो ख़त्म हो चुकी थी। इस लम्हे जब दुश्मन ने हमें अचानक सरप्राइज़ दिया तो मुझे अपना ट्रेनिंग सेंटर याद आ गया, जहां हमें हफ्ते में कई मरतबा इस तरह अचानक घेरे में आकर निकलने की तरबियत दी जाती थी। हमने ये अमल इससे पहले इतनी बेशुमार दफ़ा दोहराया था कि अब मुझे ये सब कुछ मामूल की ही किसी कार्रवाई का हिस्सा दिखाई देने लगा था। फ्रंट मेरे मुंह से निकला। इसके साथ ही मेरे साथी अपनी अपनी जगह इस तरह साकित हो गए कि बहुत नज़दीक आने पर भी वो किसी को दिखाई न दे सके। पासवर्ड किसी ने चंद गज दूर से पुकारा। स्पेशल ड्यूटी, हम लोग ऑपरेशन के लिए वापस आ रहे हैं। मेरा नाम कैप्टन वर्मा है, 5th कमांडो बटालियन, मैंने रोबदार लहजे में कहा। आइडेंटिटी चेक, एक और आवाज़ सुनाई दी। हैंड्स अप, किसी ने ललकारा। मेरे हाथ किसी मैकेनिक अमल के ताबे ऊपर उठे और अपनी गन मैंने इस पोजीशन में नीचे रखी कि माज एक लम्हे के नोटिस पर भी इसे उठा सकता। वहीं ठहरिए कैप्टन वर्मा, किसी ने कहा, और मुझे अंधेरे में 4 साए अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए।